जय हिंद दोस्तों। इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति बुक के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे यूनिट 2 और यूनिट 2 में हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर को हम 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। इस यूनिट में तीसरा चैप्टर है संघ राज्य संबंध, विधायी, आर्थिक और प्रशासनिक, और चौथा चैप्टर है राज्य स्थानीय संबंध, पांचवा चैप्टर है राज्य स्वायत्तता और 6 चैप्टर है उप क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं शासन। तो हम चैप्टर 3 में समझेंगे संघवाद के अर्थ को, भारतीय महासंघ को आकार देने वाले ऐतिहासिक कारकों को, केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों के विभाजन को, और भारतीय संघ में कामकाज में जो विवाद है उनके क्षेत्रों की पहचान करेंगे। भारतीय संघवाद की प्रकृति का आकलन करेंगे। चौथे चैप्टर में हम राज्य स्थानीय संबंध के बारे में जानेंगे कि ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक, तालुक पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला पंचायत, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति को, भारत में स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक ढांचे को, भारत में ग्रामीण एवं शहरी निकायों के संवैधानिक प्रावधानों की एवं 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर विकेंद्रीकरण के संबंधित तरीकों की व्याख्या करेंगे। और चैप्टर 5 के बारे में हम देखेंगे कि स्वायत्तता की मांग की अवधारणा और उसका आधार, राज्य स्वायत्तता से संबंधित राजनीतिक विशेषताएं, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में स्वायत्तता की मांग, नरजातीय भाषा राज्य स्वायत्तता के प्रश्न के बीच संबंध को। और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6, इसके बारे में हम देखेंगे कि उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कारक, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन एवं संघीय सरकार के बीच आंतरिक संबंधों की व्याख्या, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन में सामूहिक भागीदारी और उनके विभिन्न तरीके को हम इसमें समझेंगे। तो ये था हमारा यूनिट 2 जिसमें 4 चैप्टर थे। हम 4 चैप्टर में आप जो बताया है इन चीज़ों को कवर करेंगे। और ये जो यूनिट है इसको हम क्वेश्चन आंसर की मदद से कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में आंसर देने में आसानी हो और आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कमी हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलो यूनिट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ के गठन और उसके ऐतिहासिक कारकों पर टिप्पणी, और भारतीय संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि भारतीय संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय संघ की नींव कई ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से मिलकर बनी है। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प ने संघात्मक शासन की दिशा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी। विभाजन के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव, खाद्य संकट, प्रशासनिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के चलते संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि एक मजबूत और स्थिर केंद्र की आवश्यकता अनिवार्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के साथ हमारा इसमें संघ तो था, केंद्र और राज्य से मिलकर बना था, पर देश को संभालने के लिए जो देश की कंडीशन थी उसके लिए हमारा केंद्र का मजबूत होना जरूरी था। तो इन मुद्दों को देखते हुए संविधान को तैयार किया गया था। संविधान सभा में 5 नवंबर 1948 को सदस्य एस नगप्पा ने भी इस बात पर बल दिया कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को सशक्त बनाना आवश्यक है। यदि हम देश के बारे में बात करें और देश की एकता और अखंडता की बात करें तो केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। जरूरी है कि हम राज्य, और यह बहुत आवश्यक है कि हम राज्य को भी मजबूत करें, लेकिन अगर देश की अखंडता और एकता की बात आती है तो केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, इनके मजबूत होने के बाद हम राज्य पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि
देश से ही, अगर देश बचेगा तभी तो राज्य होंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा, उसमें एकता और अखंडता ही नहीं होगी, तो इन शक्तियों के बंटवारे का कोई मतलब नहीं है। संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि भारत की विशाल भौगोलिकता और सामाजिक विविधता के कारण संघीय शासन प्रणाली को अपनाना यथापरक रहेगा। इसी दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह वाक्य यह संकेत देता है कि संघीय ढांचा भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनेगा। 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन तथा नए राज्यों का निर्माण निरंतर चलता रहा है। भाषाई सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभिन्न राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जिससे संघीय ढांचा अधिक सशक्त और उत्तरदायी बना है। तो भारत जैसे आजाद हुआ उसके बाद से लगातार सीमाओं, भाषा, संस्कृति और कई मुद्दों के कारण हमारे देश में राज्यों का बंटवारा चलता रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जिससे लोगों में एकता और अखंडता बनी भी रही है और इन मुद्दों को सुलझाया भी गया है। संविधान में संघवाद शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, फिर भी इसकी आत्मा संघीय शासन की अवधारणा के ओतप्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय पर यह स्पष्ट किया था कि संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि भारत की जनता एक सार्वभौम शक्ति के अधीन रहते हुए एकीकृत गणराज्य की सदस्य है। हालांकि कुछ विद्वानों ने भारतीय संघीय ढांचे को अर्ध संघीय तथा अर्ध एकात्मक कहा है। केसी वेयर जैसे विद्वान मानते कि भारतीय प्रणाली पूर्ण संघवाद के मापदंडों को पूरी तरह नहीं अपनाती है, क्योंकि इसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका जैसे देश से तुलना करने पर यह भिन्नता और स्पष्ट हो जाती है, जैसे कि भारत में एक ही नागरिकता है, राज्यों का पृथक संविधान नहीं होता और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की व्याख्या भी भारतीय संघवाद की केंद्रीय प्रवृत्ति को उजागर करती है। तो ऐसे इसमें जो कई अध्ययनकर्ता थे उन्होंने बताया कि जो हमारी संघीय प्रणाली है वो पूर्ण नहीं है, वो क्या है, अर्ध एकात्मक संघीय प्रणाली है। इसके अंतर्गत इसमें क्या देखा गया कि अमेरिका देशों से तुलना की, कई देशों से तुलना की, तो उनमें क्या होता है कि उनके देश की अलग नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या एक ही नागरिकता है। राज्यों का कोई पृथक संविधान नहीं है, कोई अलग संविधान नहीं बनाया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी भारतीय संघवाद की केंद्रीय प्रवृत्ति को उजागर करती है। इसमें केंद्र को शक्तियां दी गई हैं। फिर भी विधायी शक्तियां एवं कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण, द्विसदनीयता तथा राज्य केंद्र संबंधों की संवैधानिक व्यवस्था जैसे तत्व यह सिद्ध करते हैं कि भारत एक विशिष्ट संघीय ढांचे का अनुसरण करता है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है, न कि किसी विदेशी मॉडल की प्रतिलिपि। फिर भी बहुत सारी चीजों को देखते हुए भारत एक विशिष्ट संघीय ढांचे का अनुसरण करता है जो भारत की परिस्थितियों के अनुरूप है, जो भारत की नागरिकता है, भारत की भाषाएं हैं, भारत की संस्कृति है तथा राज्यों के आधार पर यह परिस्थिति के बिल्कुल अनुरूप है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है, जिससे संघीय शासन व्यवस्था को सशक्त रूप मिला है। यह शक्तियों का वितरण संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची द्वारा सुनिश्चित किया गया है। 7वीं अनुसूची द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसमें विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है: संघ सूची सेंटर की, राज्य सूची राज्य द्वारा और समवर्ती सूची जो मिलजुल कर बनाई जाए। संघ सूची में बात करेंगे, यह सूची केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित विषयों को सम्मिलित करती है। यह केवल केंद्र सरकार के मुद्दे सम्मिलित करती है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाक, बैंकिंग, मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल करती है। वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय हैं। इन विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो संघीय सूची में केवल संसद ही कानून बना सकता है और ये इनके विषय हैं। तो राज्य सूची में देखते हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर
कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडलों को होता है। इसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन आदि विषय सम्मिलित हैं। मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, अब घटकर 61 रह गए हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची में विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, आपातकाल की स्थिति में जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन हेतु, या जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो इसमें क्या है कि जो राज्य को विषय दिए गए हैं उन पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन इन विशेष कंडीशन में इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा, और यह इस सूची की खास बात है। अगली सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची। इस सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा, श्रम कल्याण आदि विषय शामिल है। परंतु यदि केंद्र और राज्य कानून बनाने में विरोध हो तो संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र का कानून मान्य होगा। केवल ऐसी स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। हालांकि संसद चाहे तो उसे निरस्त कर सकती है। तो समवर्ती सूची में क्या है कि कानून दोनों बना सकते हैं, पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों में विरोध हो जाए, जैसे कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे और वो केंद्र बोले कि मेरा और राज्य बोले कि मेरा कानून पारित होगा, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र का कानून मान्य होगा। और केवल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि अगर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होगी, तभी वो कानून माना जाएगा। अगर वो कानून राष्ट्रपति से पास हो जाता है तो भी उसे संसद निरस्त कर सकती है। अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों जो किसी सूची में नहीं है पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, इसमें नए करों का निर्धारण शामिल है। तो इस सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। यह एक इसका अपवाद है। संवैधानिक प्रावधान एवं विशेष स्थितियां, केंद्र राज्य विधायी संबंधों को अनुच्छेद 245 से 255 तक विस्तार के विनियमित किया गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 249, राष्ट्रहित में राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा कि जो राष्ट्रहित में है, राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है, कि राज्यसभा बोल दे कि भाई हाँ, आप हमारे विषयों पर कानून बना सकते हो, संसद को यह परमिशन दे सकते हैं। अनुच्छेद 250, आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संसद को राज्य विधायिका की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अगर शासन लागू हो जाता तो जो राज्य की विधायिका शक्तियां होती हैं वो संसद को प्राप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन करते समय शक्तियों के विभाजन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो जो यह अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान में जो संशोधन करते हैं, शक्तियों का जो विभाजन होता है संबंधी प्रावधान है, उसमें परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति बहुत ही आवश्यक है। इसमें राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी आपको। अगला पॉइंट है न्यायिक व्याख्या। यदि किसी विषय की विधायी आधिकारिकता को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सार और सत्व सिद्धांत के अनुसार न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानून की वास्तविक प्रकृति किस सूची के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा न्यायालय डिसाइड करेगा कि इस पर कानून कौन बनाएगा, यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है, इस संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, न्याय, प्रशासन, वन्य जीव संरक्षण और नापतोल जैसे 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं, जिससे केंद्र की भूमिका इन विषयों में बढ़ गई है। क्योंकि समवर्ती सूची में कोई भी कानून हो, अगर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून माना जाएगा, इसलिए इसमें केंद्र की भूमिका बढ़ गई है और विषय की संख्या घटकर 66 से 61 हो गई। तो इसमें इस चैप्टर
और इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकला? भारतीय संविधान एक लचीला संघीय ढांचा प्रस्तुत करता है जहां सामान्य परिस्थितियों में विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, किंतु असामान्य आपातकाल स्थितियों में केंद्र को वरीयता प्राप्त है, प्रायोरिटी है। यह संरचना देश की एकता, अखंडता और प्रशासनिक कार्य क्षमता को बनाए रखने की भावना से प्रेरित है, जो भारतीय संघवाद की विशिष्टता को दर्शाती है। तो आपने इसमें सारी सूची देख ली, सारे जो हमारा संविधान संशोधन था वो देख लिया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा संघीय ढांचा है वो बहुत ही कैपेबल है तथा शक्तियों का वितरण किया गया है, जिससे कोई हमारे राज्य और सेंटर में कोई बहस ना हो, कोई विरोध ना हो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध कैसे हैं? भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचे को अपनाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति संपूर्ण देश पर लागू होती है, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति केवल राज्य के विषयों तक सीमित होती है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के माध्यम से केंद्र और राज्यों का नियंत्रण अधिकार दिया गया है। वैसे देखें तो इसमें प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र को संपूर्ण शक्ति प्राप्त है, फिर भी कुछ विषयों पर राज्य को अधिकार दिए गए हैं। तो इसको आइए देखते हैं। केंद्र निर्देशात्मक अधिकार अनुच्छेद 256 और 257। संविधान केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकें कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हो, कि ठीक से लागू हो सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की शक्तियों में बाधा न डाले। तो इसमें क्या किया गया है कि जो केंद्र सरकार जो कानून बना देती है वो राज्य इसका सही पालन करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, और इसका यह सुनिश्चित करते हैं कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह केंद्र की शक्तियों में बाधा न डाले, परेशानी न डाले। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 और 356। जब देश की एकता, सुरक्षा या संवैधानिक व्यवस्था को खतरा होता है तब केंद्र सरकार आपातकालीन घोषित कर सकती है। इस दौरान केंद्र राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह प्रावधान हालांकि आवश्यक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो कार्यपालिका है आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है सारी शक्तियां, और इसमें क्या होगा कि राज्य जो है संवैधानिक संकट की स्थिति में हो तो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यह लागू किया जा सकता है। तो यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको सुचारू रूप से उसकी सेवाओं और लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए, लेकिन इसका ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ है। तो यह एक मान सकते हैं कि यह एक लूप होल है। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। IAS, IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हैं। यह सेवाएं संघीय ढांचे को मजबूत करती हैं क्योंकि इनके माध्यम से एक समान प्रशासनिक मापदंड लागू किए जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, लेकिन सेवा राज्य सरकारों के अधीन होती है। तो जो UPSC होता है इसमें जो IAS, IPS होते हैं उनकी नियुक्ति तो केंद्र करता है, लेकिन इसकी सेवा राज्य सरकारों के अधीन होती है। जो इसमें जो सेवा देते हैं उसके बाद जो कार्य करते हैं वो राज्य सरकार के अधीन करते हैं, जिससे दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263। राज्यों के बीच सहयोग और केंद्र राज्य समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य परिषद का गठन किया गया। यह मंच केंद्र और राज्यों को परस्पर विवाद सुलझाने, सुझाव देने, साझा नीतियां विकसित करने में मदद करता है। तो राज्य परिषद है जो यह एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें दोनों क्या है कि अपने परस्पर विवाद सुलझा सकें और सुझाव दे सकें और साझा नीतियां विकसित करने में मदद कर सकें। इससे अगला पॉइंट है अंतरराज्य जल विवाद एवं संसाधन साझेदारी। जल जैसे विषय राज्य सूची में है, लेकिन जब नदी अनेक राज्य से होकर गुजरती है तो उनका न्यायपूर्ण उपयोग संघीय विषय बन जाता है। इसके लिए संसद ने 1956 में राज्य जल विवाद अधिनियम बनाया, जिसके तहत न्यायाधिकरण गठित किए जाते हैं। जल जैसे विषय था, ये जो विषय है इसमें क्या है कि यह शक्तियां राज्य
विधायिका को दी गई थी, परंतु जब नदियां क्या है अलग अलग स्टेट से होकर आती हैं, तो कोई भी स्टेट हो वो ज़्यादा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो उसका क्या है न्यायपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए यह एक संघीय विषय बना दिया गया है। अगले पॉइंट की बात, राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होते हैं और कई बार केंद्र की नीतियों का पालन राज्यों में करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संकट की स्थिति में राज्यपाल की सिफारिशें केंद्र की कार्रवाई को प्रभावित कर सकती हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी एक विशेष विषय बन गया। वैसे नॉर्मल तो इसमें इसका कोई खास बात नहीं, लेकिन कोई विशेष कंडीशन आपातकाल जैसी स्थिति में इसकी सिफारिशें केंद्र की कार्यवाही को बहुत प्रभावित करती हैं। तो इस चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकला? भारत का प्रशासनिक संघात्मक ढांचा एक लचीले समन्वय पर आधारित है, जहां केंद्र को राज्य पर कुछ आवश्यक नियंत्रण प्राप्त है, परंतु उसका उद्देश्य केवल राष्ट्रहित एक रूपता को बनाए रखना है। समय समय पर इन प्रावधानों के प्रयोग और दुरुपयोग की समीक्षा आवश्यक है, ताकि संघीय संतुलन बना रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तो इसमें क्या है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है, ताकि उस पर नियंत्रण दिया गया है, ताकि क्या कर सकें, देश में राष्ट्रहित और एकरूपता को बनाए रख सकें, और समय समय पर इसका प्रयोग और दुरुपयोग की समीक्षा करते रहते हैं, इस पे आयोग बनाते रहते हैं ताकि इसकी समीक्षा की जा सके।